नमस्कार, मैं अंकित और हरियाणवी लाइव देख रहे हैं आप। 2024 जो है राजनीतिक साल है और तरह तरह की बातें चल रही है। आज जो शख्सियत हमारे साथ फ्रेम में है डॉक्टर देवेंद्र बलारा, ये जो है राजनीति थी लेके कई बार बड़े अजीब अजीब फैक्ट निकाल के आवे है, बड़ी अजीब अजीब बातें इनकी हुए है, कई बार सुनी है और आज जो है उन पर बात करांगे। डॉक्टर साहब नमस्कार और स्वागत। राम राम भाई, सारे भाई ने राम राम भाई। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल है मतलब कि राजनीति की परिभाषा देनी पड़े, आपके शब्दों में आप क्या समझो राजनीति की है? राजनीति है राज्य की नीति, यानी लोग समाज के अंदर कैसे एक दूसरे के साथ रहें और उस आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हुए, सम्मान के साथ रहते हुए, वो उसके लिए क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसके लिए समाज अपने बीच से एक आदमी चुने और वो उनके बिहाफ पर निर्णय ले, उस पूरे के पूरे लोगों की, जिसको हम राज्य कहते हैं, उसकी नीति बनाए, उसकी पॉलिसी बनाए। तो इस तरह की सारी प्रोसीजर को हम लोग राजनीति कहेंगे, चुनने से लेकर पूरा अगले टेन्योर जब तक वो उसके ऊपर नीतियां बना रहा है, असल में वो राजनीति होती है। आजकल की राजनीति थी देख के एक बात नहीं कह सकते, राज प्लस नीति, वह नीति जिससे कोई एक पर्टिकुलर बंदा किसी पूरे एरिया पर राज करे, वह राजनीति हो रही है। इन्होंने तो इसका मतलब ये बना दिया कि राज में आने दो, राज करेंगे, तुम्हारा राज होगा, हमारा राज होगा, इब का राज लिया दो, थारी 7 पुश्तें खाएंगी, हम राज से नहीं जाने वाले, राज में कौन है, सत्ता में कौन है। इन्होंने राजनीति का अर्थ जो है वो सत्ता बना दिया, जो कि कंप्लीटली गलत है और समाज के अंदर मैसेज गलत जाता है। और आज समाज में इस तरह की अवधारणा है कि जो व्यक्ति राजनीति कर रहा है वो व्यक्ति चोर होना, गुंडा होना, लुच्चा होना, बलात्कारी होना, लुटेरा होना और मतलब एक तरह से कातिल होना जैसे जरूरी हो गया है। और एक शरीफ आदमी कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिसको हम राजनीति कहें, ऐसा इन्होंने प्रोजेक्शन किया है ताकि समाज के अच्छे लोग राजनीति के अंदर भाग लेना बंद कर दें और ये उसके ऊपर चर्चा ही बंद हो जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, किसी की बेटी के साथ कोई बलात्कार हो गया, या किसी का बच्चा सड़क के ऊपर सड़क में गड्ढा था, उसमें मोटरसाइकिल का टायर पड़ने से मर गया, या पुलिस की गलत नीतियों से उसको थाने के अंदर मार दिया गया पीट पीट कर, या नशाखोरी इतनी हो गई, उस पर बोलते हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति बोलेगा तो फटाक से कोई एक घाघ आदमी आएगा जो उनका पालतू कुत्ता है पॉलिटिशियंस का, और आते ही उस बोलने वाले आदमी को कहेगा यार कम से कम इस बात पर तो राजनीति ना करो। वो एक लाइन उन्होंने पकड़ रखा, कम से कम इस बात पर तो राजनीति ना करो। मैं ये कहता हूं कि जब आपका बच्चा सरकारी अस्पताल में पैदा होगा या प्राइवेट में होगा, फ्री में होगा या लाखों रुपए लगेंगे, आपका बच्चा कैसी मौत मरेगा, कैसी पढ़ाई पढ़ेगा, बेरोजगार रहेगा या रोजगार होगा, जब ये सारी बातें राजनीति तय करती है तो हर छोटी से छोटी चीज के ऊपर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए और उसके ऊपर राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए। यानी आपका कहना कि हर छोटी से लेकर बड़ी चीज, हर चीज पर जो है राजनीति होनी चाहिए। होती ही है। एक आदमी है जो किसी को 5 किलो अनाज देता है और उसके ऊपर भी वो अपनी फोटो लगा करके उसका प्रचार करता है, तो जो उस आदमी ने नीच काम किया उसका प्रचार क्यों नहीं होना चाहिए? पता लगना चाहिए सारे देश को कि ये गंदे लोग हैं और उसको सजा मिलनी चाहिए। उसकी डिमांड करना कोई राजनीति थोड़ी है। और अगर गलत को सजा देने की और अच्छा काम करने की डिमांड को अगर हम ये कहते हैं कि ये राजनीति है, तो मैं समझता हूं ऐसी राजनीति तो होनी ही चाहिए। राजनीति की चलान की बात है, मतलब कि लोगों की अलग अलग राय है। जो बिल्कुल नॉर्मल है अपना गामा में, वो इन्हें कहते फिलहाल की बात को मोदी चलान लाग रहा है। थोड़े जो खुद ने समझदार समझे है वो इनको है अडानी अंबानी चलावा है। आप हकीकत में बताना चाहो तो राजनीति की चलावा कौन है? देखो, इन्होंने जो राज करने के लिए ये पूरा गेम खेला है उसमें हमारे ही लोगों का सहारा लिया है। अपने स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसका सिलेबस कौन तय करता है, ये बड़ा सवाल है। क्या वो सिलेबस वहां के लोगों की जरूरत के हिसाब से है? अगर वो ऐसा है तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि पहाड़ में रहने वाला, हरियाणा में रहने वाला, गोवा में रहने वाला, राजस्थान में रहने वाला या दक्षिण भारत में रहने वाला हर व्यक्ति को, हर बच्चे को वही पढ़ाई पढ़नी पड़े जो सेंट्रल बोर्ड डिसाइड करता है? और सेंट्रल बोर्ड के अंदर जो बैठे हैं लोग, उनको सरकार नियुक्त करती है और सरकार को जो फंडिंग है चुनावों के वक्त वो उद्योगपति देता है। इसका मतलब यह हुआ कि सबको बराबर पढ़ाई पढ़ाना इसका बड़ा गेम है ये। अदरवाइज
ये गांव मसूदपुर है, तो मसूदपुर में किस तरह के बच्चों की पढ़ाई हो कि मसूदपुर की इतनी जमीन को सही तरह से संरक्षित रखने के लिए, इतने लोगों का जीवन यापन बढ़िया करने के लिए हमको किन किन पॉलिसीज की जरूरत है, वो उस तरह की चीजें पढ़ाई जानी चाहिए उस बच्चे को। तो उस बच्चे को वो सेंट्रल बोर्ड वाली चीजें क्यों पढ़ाई जाती हैं? आप इसको समझिएगा कि आपकी दवा कंपनियों का मालिक कौन है ये पता करना जरूरी है। फिर आपको पता करना पड़ेगा कि जो खेत में पेस्टिसाइड डल रहा है उनका मालिक कौन है, वो पता करें। हथियार जो बेचते हैं, युद्ध होते हैं, उनका कौन मालिक है। जो टेक्नोलॉजी हो रही है यूज इस्तेमाल, उसका मालिक कौन है। तो आपको मालूम पड़ेगा दुनिया के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत में उनकी फंडिंग जो मिलेगी रॉकफेलर फाउंडेशन की मिलेगी। आपको पता चलेगा दुनिया के सारे तेल के कुओं में से 70% तेल के कुएं अकेले रॉकफेलर फाउंडेशन के हैं। आपको पता चलेगा सारी पेस्टिसाइड डीएपी यूरिया वाली कंपनियों के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो रॉकफेलर की फैमिली के हैं। आपको पता चलेगा कि हरित क्रांति की रिकमेंडेशन भी रॉकफेलर फाउंडेशन ने दी थी। हरित क्रांति में यूज होने वाली सारी चीजें भी रॉकफेलर की हैं। फिर जब आप बीमार हो जाओ वो सारी चीजें खा करके, तो जो दवा कंपनियां हैं वहां भी रॉकफेलर बैठा है। फिर जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी है वो भी इजराइल से आ रही है। फिर जो ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी है, खेती करने की तकनीक है, जीएमओ बनाने की तकनीक है, वो सारी इजराइल से आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई ऐसी ताकत है जो सरकारों को मजबूर कर रही है कि वो उनके हिसाब से पॉलिसी बनाए। उसमें चाहे गांव का आदमी, शहर का आदमी, देश का आदमी चाहे रगड़ा जाए जैसे मर्जी, चाहे उसका सत्यानाश हो जाए, खेत का बीज खत्म हो जाए, डंगरों का बीज खत्म हो जाए और आदमियों का बीज। अभी नई खबर मैं आपको बता दूंगा, 65% का तो सरकार ने बोल दिया नपुंसक होने वाले हैं बच्चे हमारे। 65% यूथ अगर नपुंसक और बांझ हो जाएगा तो आप अंदाज़ा लगाइए इस देश के बीज के साथ क्या होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि रॉकफेलर फाउंडेशन का जो मैंने नाम लिया है ये एक चेहरा है। ऐसे 13 परिवार हैं जिनके पास पूरी दुनिया की लूट का पैसा तब से लेके आज तक का सोने का भंडार है। और वो भंडार ऐसे नहीं है, सोने का पहाड़ है उनके पास। वो सारा लूट लूट करके जो लेकर के गए हैं यहां से। अकेले आजादी के वक्त, मतलब एक दिन में 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन ये लोग बोलते हैं कि देश आजाद हुआ, जिस दिन रानी के पैसे से भारत का पैसा आया और कागज के टुकड़े सोना चांदी लेकर के गए, वो बोले हमें हमारा रुपया दे दो, आप अपनी करेंसी चलाओ। जब वो अपना रुपया लेकर के गए और उस जो सोने चांदी को अगर सारे को मिला करके सोने में कन्वर्ट किया तो हमने कैलकुलेशन किया लगभग 4.25 लाख टन सोना तो अकेले 15 अगस्त को गया था। और उससे पहले 300 साल तक कैसे देश को लूटते रहे होंगे, इसका अंदाज़ा आपको इस बात से लग जाएगा कि 1860 में पूरी दुनिया की लूट, 200 साल की लूट के बाद भी भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था उस टाइम पर। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 14 अगस्त 1947 को ये भारत पूरी दुनिया की टॉप इकोनॉमीज़ में से आता है और 16 अगस्त को वो टॉप 10 से भी बाहर हो जाता है। ये कैसा खेल है। और ये वही लोग हैं जो इस पूरे षड्यंत्र को चलाते हैं। उन्हीं के हाथ में दुनिया भर की पॉलिटिक्स है, दुनिया भर की। मैं भारत की नहीं बात कर रहा हूं। आप देखिएगा जब बीमारियां आएंगी पूरी दुनिया में आएंगी। यूनाइटेड नेशंस में जो WHO बना है, WHO बनने की जो रिकमेंडेशन है वो फ्लेक्सनर कमीशन ने दी है। अब्राहम फ्लेक्सनर की अध्यक्षता में 1908 में फ्लेक्सनर कमीशन बना और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसकी फंडिंग भी रॉकफेलर फाउंडेशन ने दी है। इसका मतलब आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपकी खेती, आपकी राजनीति, सब पर काबू इन परिवारों ने किया हुआ है। और ये वही दौर है। अब कुछ लोग कहते हैं हाँ वहां से बैठ के कैसे चलाते हैं, अरे रानी भी तो चलाया करती है यहां राज बैठ करके। यानी आपका कहना कि सिर्फ 13 परिवार पूरी दुनिया चला रहे हैं। अभी इस वक्त पूरी दुनिया की पूंजी उनके कब्जे में है। जब तक रुपये का खेल जनता नहीं समझेगी, जब तक अपने असली धन को नहीं पहचानेगी, तब तक उनके चंगुल से बाहर आना नामुमकिन के जैसा है। लेकिन जिस दिन समझ आ गया, पूरा गांव एक डिक्लेरेशन में आज़ाद घोषित हो सकता है। इलेक्शन सेट के बारे में आपने एक बार एक दावा किया था बड़ा कि इलेक्शन जो है पहला ही तो सेट हो, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कितने मार्जिन तय। अगर बीजेपी ने जीतनी है तो कांग्रेस कमजोर कैंडिडेट उतार देगी, कांग्रेस ने जीतनी तो तीसरी पार्टी कमजोर उतार देगी। वो हकीकत में हुआ है। मैं इलेक्शन मैनेजमेंट में पिछले 9 साल से हूँ। हाँ। और प्रोफेशनली इलेक्शन मैनेज किया हमने 2016 से 2020 तक। इसमें हमने लगभग हर पार्टी का इलेक्शन मैनेज किया।
जिसमें बीजेपी के साथ भी किया, अकालियों के साथ किया, राजा वीरभद्र के साथ किया, चौटालाज के साथ किया, हुड्डाज के साथ किया, और हमने इस खट्टर के साथ भी किया हमने काम। और हमने ये समझने के लिए किया कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ती है, उनका थिंक टैंक कैसा है, और वो क्या सोच करके पॉलिसी बनाती है और कैसे मैनेज करती है। तो हमें पता चलता है ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के अंदर कि अंदर खाते ये सब एक ही हैं, और इनको आदेश मिलता है इन्हीं गेम प्लानर करने वालों से, गेम प्लानिंग करने वालों से। अब ये क्या करेंगे, जैसे जनता में जो ओपिनियन है पहले उसको लेंगे सर्वे में, उसके हिसाब से प्रोग्राम करेंगे ईवीएम को, और उसके हिसाब से फिर कैंडिडेट उतारेंगे ताकि, और फिर मीडिया चलाएगा। तो मीडिया और कैंडिडेट्स के जो परसेप्शन बनेगी उस परसेप्शन को ईवीएम पूरा कर देती है, और ये तय होता है पहले। उद्योगपति सबसे मीटिंग करके पूछते हैं तुम हमारे लिए पॉलिसी बनाओगे या जनता के लिए बनाओगे। जो नेता उद्योगपतियों के लिए पॉलिसी बनाने के लिए तैयार हो जाए उन्हीं को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदा मिलता है आजकल। तो पहले इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं थे तो पार्टी फंड में चंदा मिलता था, और सत्ताधारी दल सबसे ज़्यादा चंदा लेता होता था, और उसके बाद फिर ये गेम प्लान चलता है। और मैंने तो ईवीएम से चुनाव जीतते हुए अपनी आंखों से, अपने हाथों से देखा है, मतलब अपने वहाँ। इलेक्शन सेट वाली बात है, हरियाणा में दो जो बड़ी पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस, केरल में और मेघालय में जो है, इसे दो केस मतलब गूगल पे है मैंने पढ़े थे, जितने इन दोनों पार्टियों ने आपस में गठबंधन कर लिया था। बिल्कुल, मतलब ये हो गया कि जो पार्टियां एक दूसरे के दुश्मन हैं वो दोनों पार्टियां वहां पर सत्ता में बने रहने के लिए एक ही कमरे में बैठकर पॉलिसी बनाते हैं। तो आपके लिए बेवकूफाना बात कहेंगे ये, लेकिन जब आपको बात समझ आएगी तो आपको पता चलेगा कि ये असल में आपको मूर्ख बना रहे थे कि हम अलग अलग हैं, ये सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। ये जैसे ही है, अब मुझसे किसी ने एक दिन पूछ लिया कि भाई पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बराबर नहीं होती हैं, लेकिन भाई जब खाना होता है तो पांचों बराबर हो जाती हैं। हाँ। तो खाना खाने के लिए बराबर होती हैं। इसका मतलब है कि पार्टियां बराबर नहीं हैं, लेकिन जब इनको खाना है तो ये एक ही होती हैं। अच्छा, यह तो आपने चलो अच्छी बात बताई है, लेकिन एक अच्छा नेता या अच्छी पार्टी अगर आपने ढूंढनी हो जिससे अपना फ्यूचर सेफ हो जाए तो कोई ढूंढा? एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अच्छी पार्टी और अच्छा नेता कभी नहीं होता जब तक वोटर अच्छा नहीं होता है। असल में नेता, उस नेता के अंदर वोटर अपना प्रतिबिंब देखता है, यानी हर व्यक्ति अपने से बड़ा ढूंढता है। कहने का मतलब है कि मैं ईमानदार हूं तो मैं अपने से बड़ा ईमानदार ढूंढूंगा अपना नेता बनाने के लिए। अगर मैं चोर हूं तो मैं अपने से बड़ा डकैत ढूंढूंगा अपना गुरु बनाने के लिए, अपना नेता बनाने के लिए। अगर मैं गुंडा हूं गली का तो मैं तड़ीपार को अपना नेता बनाऊंगा। अगर मैं किसी को मरते देखना चाहता हूं तो लाशों के ढेर पर जो दंगे करवा कर लोग मारता है, ट्रेन जलवा कर और दंगों में लोगों को मरवाते हैं, वो उनको अपना नेता बनाते हैं, किसी आदमखोर को। मतलब यह है कि आप जैसे होते हो अपना नेता आप वैसा ही चुनते हो। तो इन्होंने गेम प्लान खेला कि आपके सामने अच्छे लोगों का विकल्प ही खत्म कर दो। अब अच्छा आदमी अगर समाज में से निकल के कहता है कि मैं देश बचाऊंगा, अच्छे आदमी की क्या खासियत है कि उसने बेईमानी से पैसा नहीं कमाया हुआ। अगर उसने बेईमानी से पैसा नहीं कमाया हुआ तो वो चुनाव में लाखों करोड़ों रुपया खर्च नहीं कर सकता है। अगर मैं पंजाब चुनाव की आपको बात बताता हूँ, जब हम कहते हैं कि हमने चुनाव लड़ने के लिए जब हम बात बताते हैं उनको, देखो भैया आदमी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए और मैनेजमेंट भी चाहिए चुनाव जीतने के लिए। तो आपके पास कितने आदमी हैं, कितना पैसा है और मैनेजमेंट के लिए आपकी क्या स्किल्स हैं, वो बताइए आप हमें। तो जब पैसे की बारी आई तो एक कैंडिडेट ने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब 20-22 का मैं चल जूँगा। मैंने कहा 20-22 लाख में तो भाई साहब नहीं बनेगी बात। नहीं 20-22 लाख नहीं, 20-22 करोड़। एक एमएलए के इलेक्शन में मैं कहा कितना रखा हुआ है? कहता 22 करोड़ रखे हुए हैं। 2 करोड़ थोड़े ने, 20 करोड़ है ना दे। हमारी फीस थी 2 करोड़ रुपए एमएलए का इलेक्शन में 22 करोड़ खर्च हुआ। ये तो उसकी थी जो कह रहा था 20-22 करोड़, बाकी जो 50 करोड़ का भी इलेक्शन होता है, 10 करोड़ का भी होता है। तो आपको मालूम पड़ने लगे कि एक एक इलेक्शन में करोड़ों रुपया खर्च कोई गरीब आदमी कैसे कर सकता है, कोई अच्छा ईमानदार आदमी कैसे कर सकता है। तो इन्होंने ये गेम खेला। ठीक, उसके बाद जब आप वहाँ पहुँच जाओगे,
उससे पहले लॉबिंग होती है हाँ। कि किसको मंत्री बनाना है। तो जो सबसे बड़ा गुलाम होगा या जो सबसे ज्यादा जमीर जिसका मरा हुआ होगा उस आदमी को वो मंत्री बनाते हैं। अभी आप देखो शिक्षा मंत्री कौन होगा, मतलब मुझे नाम नहीं पता हरियाणा का कौन बनाया है नया, लेकिन मुझे पता है कि वो जाहिल ही होगा, कोई ना कोई, इससे भी बड़ा जाहिल। मुख्यमंत्री कौन है? जिसको जननेता था ही नहीं, जो उससे पहले वाला मुख्यमंत्री कोई जननेता, कोई जनाधार लेकिन नहीं। एक बड़ा सवाल है, मुख्यमंत्री की आपने बात करी, मतलब कि आप नुको एक जनता चुन के भेजे है, मुख्यमंत्री बनने खातिर एमएलए बनना हुआ है, जनता ने एमएलए तो चुना ही नहीं। वो मैं बता रहा हूँ आपको क्या है कि जो मैं आपको ये बता रहा था कि नेता कैसे चुने, उसकी बात को पहले हम पूरा करते हैं और फिर आपको बताते हैं। उसको टिकट दी पार्टी ने, वो पार्टी का कैंडिडेट है, ना कि जनता का। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि नीचे से कैसे चुनेंगे आप, अच्छा कैसे चुनेंगे। हमने इस प्रक्रिया पे बड़ा लंबा संघर्ष किया है, इसके ऊपर अलग से एक पूरी वीडियो बन सकती है कि जब हम पूरे प्रदेश के अंदर अपनी बात पहुंचा चुके होंगे और लोग हमारी बात मान रहे होंगे, तो इसका एक अच्छा तरीका है कि आप पूरा परिवार बैठकर, हम सबको ये कह रहे हैं कि आप एक काम कीजिए, अपने पूरे परिवार में, आपका जितनी भी फैमिली है उनको बोलिए कि हम परिवार में 4 लोग हैं, हमारे परिवार में सबसे ईमानदार सबसे अच्छा आदमी ये है। वो घर की लेडी हो सकती है, घर का जेंट हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ईमानदार और सबसे अच्छा आदमी बाहर आइए और बात कीजिए कि मैं अपने घर को रिप्रेजेंट करूंगा। उसके बाद गली में मान लो 10 घर हैं, 10 घरों में से 10 लोग निकल के आ गए और वो अपने अपने घरों के सबसे अच्छे लोग हैं। अब उन पूरे परिवारों में से सबसे अच्छा आदमी ढूंढो कौन है, उस पूरी गली में से 10 परिवारों में से वो सबसे अच्छा आदमी निकल के आए, वो ढूंढो, या तो वोटिंग से ढूंढो या खुद डिक्लेयर करो, बताओ कि वो कैसे अच्छा, नहीं तो अदरवाइज जो अच्छा है वो दिख रहा होता है सबको। आप बुराइयां बताओ कितनी ज्यादा, किसकी गिनाई, तो जिसकी सबसे कम बुराइयां गिना सकता है सारे जने लग के कि गिनाओ भाई, मेरी गिना जितनी बुराई है, तुम्हारी गिनाओ, इसकी गिनाओ, इसकी गिनाओ, सबकी गिनाओ, गिना दी, तो जिसकी सबसे कम बुराई है मतलब वो सबसे अच्छा काउंट हो गया। अब उन 10 में से एक गली का एक आदमी चुन लिया, ये सबसे अच्छा है, मतलब पूरी गली को जो चाहिएगा ये रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा करके पूरे गांव में मान लो 15 गलियां हैं, तो 15 अच्छे आदमी निकल आए। इन 15 अच्छे आदमियों को में से सबसे अच्छा आदमी ढूंढो। अब आप मतलब आपको अच्छा आदमी ढूंढना है, कहने का मतलब। और एक गांव का एक अच्छा आदमी ढूंढ निकल गया। अब गांव के 5 अच्छे आदमी हमारे पास आ जाओ। अब इस विधानसभा में कितने गांव हैं? 60 गांव हैं। 60 गांव है, 5 से मल्टीप्लाई करो, 60 × 5 300 अच्छे आदमी आ गए। इसका मतलब अब देश के पास, उस विधानसभा के पास एक विकल्प हो गया कि 300 अच्छे आदमी आ गए। अब 300 अच्छे आदमियों को हम ट्रेनिंग देंगे पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। किसी को समझ जल्दी आएगा, किसी को लेट आएगा, कोई समाधान जल्दी निकाल सकता है, कोई कम। वो तो उस ट्रेनिंग के दौरान जिसकी सबसे अच्छे समाधान करने की प्रक्रिया उसका पता चल जाएगा। इस तरह से करके पूरी ट्रेनिंग के बाद उनका एक पेपर ले लो। अब चपड़ासी लगना है तो पेपर लेंगे, और जिसके हाथ में सारी सत्ता सौंपनी है उसको एवं ही गधे को ले लेंगे? नहीं, उन सारे 300 लोगों में से जो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस, जिसकी इंटरव्यू में, जिसका प्री में, जिसका मेन क्लियर करके जो जाएगा और जो फर्स्ट आएगा, फिर बाकी के जो 299 हैं वो उसको फुल सपोर्ट करेंगे और फिर उसको पैसा जनता देगी। ना वो अपने घर से एक पैसा लगाएगा, ना वो गाड़ी लगाएगा। जनता का आदमी है, जनता के पैसे से बना है, जनता के लिए काम करना मजबूरी है। 9 से 5 बैठना पड़ेगा दफ्तर में, और उसके बाद कोई गांव का आदमी अपना काम करवाने चंडीगढ़ नहीं जाएगा। वो यहाँ से चिट्ठी लिखा, क्योंकि हर गाँव से 5 MLA हमारे पास हैं ऑलरेडी। उन 5 को सिखाएंगे कि इसकी गर्दन कैसे पकड़नी है। वो 299 आदमी 24 घंटे वेट करेंगे, तू एक गलती कर, तुझे रगड़ के यहीं लेके आते हैं। और इस तरह से हम लोग एक ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जहां सरकार किसी की भी रहे, विधायक कोई भी रहे, सांसद कोई भी रहे, ताकत गांव के पास रहे मजबूत। तो इस प्रोसेस में लोगों को समझाना पड़ेगा, बात लेके जानी पड़ेगी। वो बात लेके जाने के लिए हमको मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। आप जैसे ही ये बातें बताओगे और देखेंगे कि जनता में इसका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, आपके चैनलों पर ये लोग स्ट्राइक्स लगवाएंगे, फिर हम लोगों को भी बातों को दबाएंगे, फिर हमको गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे, हमारे ऊपर उल जुलूल आरोप लगाएंगे और लोगों को ये कहेंगे देखो ये तो चोर है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो ऐसा है, इसको छोड़ो, इसकी बातें मत मानो, ये तो वहाँ पे भी ये करके आए, वहाँ पे ये करके, ऐसा करके वो हमारी बात को ये कहेंगे कि लोग सुने ना। लेकिन एक बार बात सुन ली लोगों ने, उनको पता चल गया कि इट्स ए पॉसिबिलिटी, हो सकता है। ये मैंने जो बताया है ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जो नहीं हो सकता है। घर से गली, गली से गांव, और गांव से आओ विधानसभा, विधानसभा से संसद, मतलब जैसा मर्जी चुन लो आप। ये 300 लोग हैं, इनमें से जिला पार्षद भी निकल आएंगे, सरपंच भी निकल आएंगे, इन्हीं में से ब्लॉक समिति वाले भी निकल आएंगे, इन्हीं में से MLA, इन्हीं में से MP, इन्हीं में से CM बनेगा। अब सबसे अच्छे आदमी चुन करके सबसे बढ़िया इंटेलिजेंट आदमी आपने चुन लिया। अब ये इंटेलिजेंट आदमी 90 विधानसभाओं से 90 इंटेलिजेंट आदमी चुन के चले गए। अब इनमें से सबसे अच्छा ढूंढ लो, उसे CM बना दो, उसको बना दो CM, तो सबसे इंटेलिजेंट है। फिलहाल मौजूदा एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जनता ने 90 चुन के भेजे थे,
सीएम तो वही क्या ना बन गया। ऐसे ही होता है। ये खेल आपको समझना बड़ा ज़रूरी है कि मुख्यमंत्री उसको बनाया जाएगा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की गुलामी करने को तैयार हो जाए। आजकल बिल गेट्स आया हुआ है इस देश के अंदर, बिल गेट्स तय करेगा यहाँ आकर के, वो सबसे मिलके जाएगा। वो अरविंद केजरीवाल से भी मिलेगा, वो राहुल से भी मिलेगा, वो मोदी से भी मिलेगा, वो ममता से भी मिलेगा, वो नीतीश कुमार से भी मिलेगा, वो मुलायम से भी मिलेगा, शरद पवार से भी मिलेगा। जितने भी ये लोग लॉबिंग करने वाले हो सबसे मिलके जाएगा। वो सबसे मिल करके वो तय करेगा कि इन सब में से बढ़िया गुलाम कौन है, इन सब में से डिजिटल करेंसी के लिए कौन ज़्यादा धक्के से कर सकता है, स्कूलों में से मास्टर ना रहें और रोबोट आ जाए पढ़ाने वो कौन कर सकता है, 5G 6G की स्पीड कौन बढ़ा सकता है, स्कूलों में वैक्सीनेशन की स्पीड कौन बढ़ा सकता है, स्कूलों के अंदर गुंडागर्दी कौन बढ़ा सकता है, गाँव के अंदर नशा कौन ज़्यादा बेच सकता है, आपके जंगलों को कौन ज़्यादा कटवा सकता है, आपके गाँव के अंदर जोहड़ बना करके इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत वहाँ रंडी खाना कौन खोल सकता है, गाँव में ओयो के कमरे कौन ला सकता है, आपके खेतों में और पेस्टिसाइड कैसे आएंगे, आपकी मशीनें और कैसे यूज़ होंगे, आपकी गायें और कैसे खत्म होगी, आपके बीज और कैसे खत्म होंगे, आपका बैंकिंग कैसे खत्म होगा, आपकी ज़मीन कैसे काबू होगी, आपके गांव कैसे बर्बाद होंगे, गांव बर्बाद करके शहरों में लोग कैसे शिफ्ट होंगे, और वो जो छोटे छोटे बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, उन बिल्डिंगों में किसको लेकर कौन जल्दी इस काम को कर सकता है, उसको ईवीएम में सेट करके जाएगा। मिला के एक लाइन में कहूँ तो कौन जनता दी ज्यादा मूर्ख बना सके, कौन जनता को सबसे ज़्यादा बर्बाद कर सकता है, कौन उनके बच्चों का बीज नाश कर सकता है, वो बनेगा अगला मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। 3 सदस्य ने की कमेटी ने जो है राष्ट्रपति मोहित दत्त के एक 1 नेशन 1 इलेक्शन की रिपोर्ट सबमिट करी है। ये 1 नेशन 1 वर्दी, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 हेल्थ कार्ड, 1 नेशन 1 आधार कार्ड, 1 नेशन 1 पासपोर्ट, 1 नेशन 1 आर्मी, 1 नेशन 1 सब कुछ 1, और ये 1 वहीं से चल रहा है, 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट। आपको बता दूं, वर्ल्ड गवर्नमेंट का भी संविधान तैयार है, वर्ल्ड गवर्नमेंट का भी संविधान तैयार होकर के बैठा हुआ है, उस पर साइन करने के लिए सरकार बैठी है। पूरी दुनिया के अंदर एक सरकार बनेगी और वो सारी सरकारों का जो हेड है वो नरेंद्र मोदी को बनाना लगभग तय है, क्योंकि इस देश के लोग संप्रदाय के नाम पर, पंथ के नाम पर बेवकूफ़ बनाए जा सकते हैं। ये पिछले 9 साल में उन लोगों ने चेक कर लिया कि इस देश में दंगे कराना बहुत आसान है, इस देश के लोगों को बांटना बहुत आसान है, इनके पास टेक्नोलॉजी कुछ है नहीं है, ये उधार की टेक्नोलॉजी को अपनी टेक्नोलॉजी मान करके अपनी पूंजी को उनको सौंपते रहते हैं। इसीलिए वो लोग ये कह देंगे तुम्हारा देश बन गया तुम्हारा भारत विश्वगुरु, और ऐसा इसी नशे में ये लोग पड़े रहेंगे और इसी नशे में पड़े पड़े इनकी सारी ज़मीनें हम लोग छीन लेंगे। इसी के लिए तैयारी हो रही है 1 नेशन 1 इलेक्शन की। अपने वर्गे देश से बढ़िया तो कहीं ना कहीं फिर नहीं लगता कि नॉर्थ कोरिया वहाँ इलेक्शन भी हुआ है, एक बंदा है और वो कहीं ना कहीं मतलब कि या 1 नेशन 1 अर्थ है, ये इस तरह की चीज़ जाती सपोर्ट नहीं करता। जिन देशों के अंदर जनता के लिए डिसीजंस लिए जाते हैं, ये लोग उनको तानाशाह बना देते हैं या फिर कोई मानवता का दुश्मन करार दे करके, क्योंकि मीडिया सारी की सारी आप देखोगे, भारत की सारी मीडिया के अंदर या तो अंबानी का पैसा लगा है या अडानी का पैसा लगा है, और अंबानी अडानी के सारे वेंचर्स के अंदर या तो फेसबुक का पैसा लगा है या एलन मस्क का लगा है या रॉकफेलर का लगा है, रोथस्चिल्ड का लगा है, यानी वही ब्लैक रॉक कंपनी ही इनका पैसा मैनेज करती है। शेयर मार्केट से ये लोग चलते हैं, शेयर मार्केट वॉल स्ट्रीट से चलती है, वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क है और वो लंदन से चलता है और लंदन इसराइल से चलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो लोग जनता की बात करते हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष जनता की बात करते हैं, उन लोगों को तो अलग थलग कर दिया जाता है। मुस्लिम राष्ट्र बनाने का भी यही खेल है और मुस्लिमों को अलग करने का भी यही खेल है। मुस्लिम लोग इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि वो लोग शराब को हराम कहते हैं, ब्याज के पैसे को हराम कहते हैं और सिनेमा को हराम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुस्लिमों के कुरान में ही बैन है, मतलब वो हराम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये उनके एजेंडा के सबसे बड़े दुश्मन है, इसीलिए इनको आतंकी बनाया जाता है। फिर भारत में भी अगर किसान आंदोलन को सबसे बड़ा अगुवाई करने वाला पंजाब था, तो पंजाबियत को भी खत्म करने के लिए इनके बच्चों का विस्थापन बाहर किया जा रहा है। आपको उनको खालिस्तानी बोला जाता है, उनको बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि मुसलमानों के बाद सिख कौम ऐसी कौम है जो किताब को मानती है, जो कि जैसे ईसाई हैं वो यीशु को मानते हैं,
ठीक है, अपने भारत वाले हैं, वो कब कोई शिव जी को मानता है, कोई माता को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है। उन्होंने अपने भगवानों को रूप दे रखा है और उन्होंने अपने भगवान उन ज्ञान की किताबों को दे रखा है। तो जो ज्ञान की किताबों को दे रखे हैं उनको आप विचलित नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है कि आपको मानवता के लिए क्या करना है। आप देखेंगे बाबा नानक ने यही बोला है मानवता को बचाने के लिए, आप देखेंगे कुरान में भी वही लिखा हुआ है। लेकिन ये लोग, जैसे कनक है, कनक का मतलब गेहूं भी होता है, कनक का मतलब सोना भी होता है, तो आप उसका अर्थ बदल के कुछ भी बता दो, ऐसा करके वो कुरान में लिखी हुई आयतों के नाम बदल के कुछ भी कह देंगे कि ये लोग तो ऐसा करने का उसमें लिखा हुआ है और ये तो सारे के सारे ऐसे हिंसक लोग हैं। और ना जो बोल रहा है उसने ना कुरान पढ़ी होती, ना उसने कभी कुछ किया होता। तो बेसिकली जो समाज को बचाने वाले लोग थे, जो लड़ सकते थे, जिनके अंदर जिनको पता है कि अपनी असलियत और अपनी जेन्युइनिटी को कैसे बचाना है, उन्हीं को बदनाम करके अलग थलग करने का ये गेम चल रहा है। ये खालिस्तान बनाने की जो मांग है, ये सरकार की मांग है, लोगों की नहीं है, पंजाब की नहीं है, ये सरकारों की है। क्योंकि सरकारें उस इशारे पर काम करती हैं कि अगर हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के लोग अगर आंदोलन करने से नहीं मानते हैं तो इस एरिया को खालिस्तान बना के इनको अलग देश बना दो, जैसे मुसलमानों का अलग देश बना दिया जाता है हर बारी बोलने वालों को। तो क्योंकि भाई तुम वहाँ पड़े रहो ताकि तुम्हारी खबरें उन तक जाएं ही नहीं जो असल में ऐसा करते हैं। और मुसलमानों के देश के अंदर मुझे लगता नहीं है कहीं पर कोई ऐसी समस्या है। दुबई है, लोग यहाँ से जाते हैं नौकरी करने के लिए, वहाँ कर ही रहे हैं ऑलरेडी, और समृद्ध देश है, सोने चांदी गाड़ियों पे भी लगा रखा है उन लोगों ने। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जात, धर्म और संप्रदाय, पंथ से अलग होकर के हमको मानवता और उसके नस्ल बचाने की दिशा में सोचना चाहिए और हमको अच्छे लोगों को प्रमोट करना चाहिए, अच्छे काम करने वालों को, ना कि अमीर लोगों को या किसी पद पर बैठे हुए। अगर किसी पद पर बैठा हुआ कोई तड़ीपार, आदमखोर, कोई गंदा आदमी है तो उसका बहिष्कार होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आजकल के ट्रेंडिंग के टॉपिक है, 2 सवाल पूछ के आपको जो इंटरव्यू भी खत्म कराएंगे। सबसे पहला है ईवीएम। ईवीएम लोग को हैक हुआ है, कई को जो मतलब कि या मशीन है हैक नहीं हो सकती, हैक हुआ है तो कुकर हुआ है, इसकी प्रोग्रामिंग अगर सेट करी जावा है तो आपके हिसाब से कुकर करी जावा, हर दूसरा वोट सत्ता इन पार्टी दी जावा या फिर कुछ और है? नहीं, वो असल में ऐसा होता है। मैंने जिस टाइम पे मैंने ईवीएम को बहुत करीब से देखा था और इसका प्रैक्टिकल किया था, उस टाइम पे जब हिमाचल के चुनाव थे, वहाँ एक कैंडिडेट था जो हम लोग उसके लिए चुनाव मैनेज कर रहे थे, और पहले वो कांग्रेस में था और चुनाव से जस्ट पहले उसने मुझे बताया 15 दिन पहले, जब टिकट मिलनी थी उससे एक दिन पहले, कि डॉक्टर साहब हमने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। मैंने कहा आप जीते हुए थे पहले ही, हाथ के पंजे पर भी जीते हुए थे, आप तो कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा नहीं मैंने ज्वाइन कर लिया है, बात हो गई है, मेरे को मिनिस्ट्री मिलने वाली है और इतने वोटों से हम जीतेंगे। मैं इतने वोटों से तो हम उधर से कहते नहीं अब इधर जीतेंगे। मैं कैसे? तो उसने फिर उसको बताया कि वो ऑलरेडी सेटिंग में है। फिर हमने उसको मैकेनिज्म को भी समझा था, पहले भी हमको मालूम था। हमने 2017 में बीजेपी के लिए काम किया था दिल्ली एमसीडी चुनावों में, तो वहाँ से भी हमारे को क्लैरिटी हो गई थी कि ये गेम कैसे चल रहा है। 500 वोट के बाद, जैसे वो लोग क्या कहेंगे, बीजेपी का आदमी क्या कहेगा कि पहले सबसे पहले अपनी लाइन में अपने वोटर्स को खड़ा कर दो। जो पन्ना प्रमुख है वो देखेगा कि ये 3 वोट अपनी है, तीनों पहले भुगता दो, जो बीजेपी को पढ़नी है वो पढ़ा दो, यानी जो सत्ताधारी दल को। कांग्रेस के टाइम में भी यही होता था, कहीं आपको ये लगता हो कि कांग्रेस नहीं करती थी, आपकी चालदी में कोई गांठ नहीं। हाँ, कांग्रेस के टाइम में भी आप देखोगे 2009 के चुनाव में जब लाल कृष्ण आडवाणी जब प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे तो जनता कंफ्यूजन में थी। उस टाइम पर दोबारा से यूपीए ही सत्ता में आई थी। जब भी देश की जनता कंफ्यूजन में होगी कि किसको दें, तभी वापस वही दल आएगा जो ऑलरेडी है, क्योंकि सत्ताधारी दल के साथ सेटिंग सबसे ज़्यादा है। उनके पास अमला है, पूरा सरकारी मतलब सिस्टम है, उसका दुरुपयोग वो लोग करते हैं सरकारी मशीनरी का। तो वो जब 500 वोट जब हो जाती हैं तो 500 जो बीजेपी को पड़नी थी वो तो पड़ गई। अब जो अगली 500 के बाद अगली 100 वोट हैं वो हर बूथ पर बीजेपी को पड़ेंगी, सत्ताधारी पार्टी, यानी कि हर एक बूथ के ऊपर 100 वोट की गड़बड़ का मतलब हो गया 200 के करीब बूथ होते हैं हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। तो एक असेंबली में 200 बूथ और 100 हर बूथ पे, तो लगभग 20,000 वोटों का ये घपला है। यानी अगर आपको बीजेपी को हराना है तो आपकी लड़ाई 20,000 के बाद शुरू होती है। कहने का मतलब है कि 25,000 से जीतोगे तो 5,000 जीते हुए बताए जाओगे। यानी कि या मतलब कि चोरी पकड़ी जाता नहीं जानती, किसी पार्टी के 10 वोट ले लिए, किसी के 20। जैसे वो ऐसा होगा ना कि अभी जो बीजेपी को तो शुरुआत वाले मिल गए, अब 500 के बाद ये इस पार्टी हो गई, ये इस पार्टी को, ये इस पार्टी को, इस पार्टी को, तो उनके वाले चुराए गए हैं, तो उनसे तो 10-10, 20-20 वोट चुराए गए हैं। असल में तो वो
एक ही जगह गए इकट्ठे होकर के, तो इसलिए ये चोरी नहीं पकड़ी जाएगी। और सब कई जगह हुआ ऐसा, कई जगह ऐसा हुआ कि कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, उसको 0 वोट मिली है, उसने कहा मैंने तो डाली थी तो कन्फर्म है, मेरे वाली कहाँ गई, मेरे घर वालों की कहाँ गई, तो वो उसी में आ गई वो। लास्ट सवाल, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मतलब कि आम गामा में जमा लोग गलत तो है पर नुए को लिया है कि देखो ये चंदा देने का एक तरीका था। इसमें क्या था कि इसमें चंदा देने का क्या तरीका था, सरकार ने ये कहा कि हम एक चंदा देने की ऐसी प्रक्रिया बना रहे हैं जिसमें पार्टी को ये पता ही नहीं चलेगा कि चंदा किसने दिया। तो एक इलेक्टोरल बॉन्ड छपा, बैंक से गए, मैंने खरीद लिया 10,000 रुपये का इलेक्टोरल बॉन्ड, वो जैसे मनी ऑर्डर होता है उतने रुपए का मनी ऑर्डर दिया, मैंने पैसे दे दिए बैंक में, अब वो इलेक्टोरल बॉन्ड आ गया, उसके ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा होता कि ये किसने दिया है। तो फिर वो इलेक्टोरल बॉन्ड बंदा ले जा करके पॉलिटिकल पार्टी को दे देगा, अब पार्टी उसको कैश करा लेगी और वो पैसे पार्टी के फंड में आ जाएंगे। तो अब देखने वाले आम इंसान को नहीं पता कि वो उसमें कहाँ लिखा है कि अडानी ने दिया कि किसने दिया। तो ये क्या होता है, जब वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है तो उसका सारा नाम पता वो सब लिखा जाता है, और उसके बाद वो जिसको जाता है वहां भी लिखा जाता है। तो जिसने कैश कराया, इसका मतलब बैंक के पास सारी जानकारी है किसने कराया। तो जिसको कराया जाता है उस इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज से देखने वाला एक कोड छुपा होता है, जैसे आपके नोट के अंदर वो ऐसे ऐसा करके दिखता होता है, तो वो अल्ट्रा वायलेट रेज से ही दिखता है, वैसे नहीं दिखता, नॉर्मल आंख से उसको नहीं दिखता है, तो आप नहीं देखते। तो जिसके पास अल्ट्रा वायलेट रेज है, वो लाइट है, वो लाइट, अच्छा इलेक्टोरल बॉन्ड क्योंकि पब्लिक में भी नहीं मिलेगा कि उसने लिया उसने उसको दे दिया, तो पब्लिक में पता ही नहीं है उसका। तो कुछ लोगों ने इसके ऊपर जब रिसर्च किया था तो उन्होंने खरीद के अपने पास रख लिए थे कि देखेंगे आने वाले टाइम में ये काम आएगा। और फिर वो जब उस पर लाइट लगाई तो उसमें एक नंबर आता है निकल के, वो नंबर जाके अगर आप फीड करते हो कंप्यूटर में निकल आता है कि ये जो है ये अंक कितने, बीजेपी को इतना वोट दिया, फलाने ने इतना दिया, तो पता चल जाता है। तो पार्टियों को भी ऐसे ही पता चलता है कि मेरे को 500 करोड़ इसने दिए, 400 करोड़ इसने दिए, 800 करोड़, तो चंदा ले करके उनको बिजनेस दिए, मतलब उनको ठेका दे दिया। जैसे वैक्सीन कंपनियों से भी लिया, और बीफ बनाने वाली कंपनी, बीफ बेचने वाली कंपनियों से भी लिया, दंगे कराने वाले लोगों से भी लिया, और जिसने नहीं दिया उस पर रेड मरवा के लिया। हाँ, जिसने नहीं दिया उससे रेड मरवा के लिया, और जिसको ठेका देना था उससे भी चंदा लिया। तो ये पूरे देश के अंदर असल में ये गुपचुप का भ्रष्टाचार था जिसकी जनता को समझ नहीं थी। जैसे बाकी चीज़ों की समझ नहीं है, ऐसे समझ के बिना ही सारा पंगा हो रहा है, और उस समझ को डेवलप करने का काम ही जनता सरकार मोर्चा कर ही रहा है। लास्ट सवाल है, मतलब कि आप वो कब तक गुलाम हो जाएंगे, और अगर इस तरह बचने का उपाय है तो क्या? आप इस टाइम पे भी आज़ाद नहीं हो, आप अपनी मर्जी से अपना बच्चा पैदा नहीं कर सकते। आपको अगर दाई ने बच्चा पैदा करवा दिया तो दाई के ऊपर FIR हो जाएगी, और नर्स को, जो वहाँ आशा वर्कर है, उसको पैसा मिलता है अस्पताल में डिलीवरी कराने का। अस्पताल में डिलीवरी होते ही आपका डॉक्टर आपसे पूछे बिना 2 सुई आपके बच्चे को ठोक देता है। आप अगर मना करोगे तो वो उसको सोनीपत के CMO ने तो ये भी कह दिया कि बच्चा नहीं मिलेगा अगर तुमने वो इंजेक्शन नहीं लगवाए तो। मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी, सरकारी में बोला, हाँ प्राइवेट में भी सबको बिना पूछे ठोकते हैं वो बड़ा जबरदस्त खेल है। मैं आपको क्या बताऊं, हर एक DNA को चेंज करने का गेम चला हुआ है। तो DNA को वहीं से स्टार्ट करते हैं वो चेंज करना, फिर जो 32 लगते हैं ये इंजेक्शन टोटल ना, 32 इंजेक्शन में DNA पूरी तरह से खराब हो लेता है, वो बच्चा फिर पूरी उम्र बीमार होने के लिए रेडी है। तो इस तरह से वो बचपन में लगा देते हैं। आपने ये नहीं लगवाया है तो आपको बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, आधार कार्ड नहीं बनवाया तो आपका बच्चा स्कूल नहीं जा पाएगा, स्कूल में आपने ये डॉक्यूमेंट नहीं दिया तो ये नहीं होगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना कंपलसरी है, फिर उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट बनवाएंगे, फिर आपसे यही आप नंबर प्लेट लगा सकते हो, आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, कैश में दोगे तो इतने लगेंगे, ऑनलाइन दोगे तो इतने लगेंगे, आपको इस चीज़ का ये देना पड़ेगा। मतलब ये गुंडागर्दी है, टैक्सेशन इज गुंडागर्दी, और ये गिरोह है जो सरकार जिसको हम कह रहे हैं, ये गिरोह है, और ये हमारे लोगों को नौकरी पर रख करके, किराए पर रख करके, नौकरी नहीं कहूँगा, किराए पर रख कर, ये किराए के टट्टू बना के हमारे बच्चों को, और उनसे हमारे ब्रेन वॉश करवाते हैं। आप अपने मर्जी से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हो, बोलोगे नहीं यही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, यही लिखना पड़ेगा, यही पेपर देना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। आप ये दुकान खोलोगे तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, रेडी भी चलाओगे तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, पर आप मतलब आप फलों की रेडी भी लगाओगे तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, कूड़े का काम करते हो लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको आपकी अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आपको फसल ऑनलाइन चढ़ाना पड़ेगा, आपको अपने बच्चे का एडमिशन ऑनलाइन कराना पड़ेगा, आपको पर ID बनवानी पड़ेगी, आपको ये ऑनलाइन करना पड़ेगा। आपको कुछ है क्या जो आपकी मर्जी से होता है? आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो यार? आपको गुलामी नहीं नज़र आ रही है? मुझे तो समझ से बाहर है।
अगर चलो वो तो आपने जवाब दे दिया कि ओ वहाँ कब गए ओली है, तो बचन का कोई उपाय हो तो? आप पैसे से निर्भरता खत्म कर दो और समाज को वापस जोड़ना शुरू कर दो। पैसा पैसा नहीं है, ये कबाड़ है बेसिकली। आपका असली धन लिया जाता है नकली पैसे से, और ये नकली पैसा चल रहा है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं भाई, कोई भेजो सरकार के पास इस लाइन को कि भारत सरकार ने जो 1 रुपया चलाया है वो असली है, और रिजर्व बैंक का सारा पैसा जितना है 2 रुपए से ऊपर के सारे नोट नकली हैं, सारे नकली हैं। 29.2 लाख करोड़ रुपया नकली चला हुआ मार्केट के अंदर। 4.8 लाख करोड़ का ही सोना है, और वो भी सोना भी इंग्लैंड में रखा हुआ है। तो भारत के पास तो कुछ है ही नहीं है इसके बदले का। अगर धन के बदले धन नहीं रखा हुआ तो वो असल में सोना नहीं है, वो असल में धन नहीं है, वो कबाड़ है। एक नोट को छापने में 3 रुपए खर्चा आता है, वो नोट ही है, वो कागज का टुकड़ा है। तो आपको गांव के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी अगर इसको बचना है तो। 2 लाइन में मैं बोलूं, जल जंगल जमीन और जानवर का फैसला गांव के लोगों के हाथ में हो, और शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति और खेती में से पूंजीवाद बाहर हो जाए। ये नीति बनाने के लिए जो करना पड़े वो कर लो। जितना जल्दी इस जाल से निकल जाओ उतना बढ़िया है। नहीं निकल सकते हो तो कैसे निकलेंगे? जेएसएम की ट्रेनिंग्स में आ जाओ, जनता सरकार मोर्चा की। आपका कर्जे का भुगतान हम करेंगे, आपको व्यवस्था बनाने में मदद करेंगे, आपके लोगों को ट्रेनिंग देंगे, आपको सब बात बताएंगे। लेकिन आपको इस प्रोसेस से गुजरना होगा अगर आपको बचना है तो। वरना आने वाले वक्त में आपका आधार कार्ड जो है वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस, खेत के कागज, जमीन के कागज, ट्रैक्टर, आपका पैन नंबर, आपकी आईटीआर, आपका बैंक का खाता, बिजली का बिल, पानी का बिल, मोबाइल की खरीदारी, आपके वोटर कार्ड, आपका राशन कार्ड, आपके जितने कागज हैं सारे आधार के साथ जोड़ दिए हैं। तो जैसे पिछली बार इन्होंने कहा था कि अगर ये दूसरी तीसरा इंजेक्शन नहीं लगवाओगे तो, और उसका सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तो तुमको बस में नहीं चढ़ने देंगे, रेल में नहीं चढ़ने देंगे, तुमको टिकट नहीं मिलेगी, तुम जहाज में नहीं जा सकते, मंडी में नहीं जा सकते, दुकान नहीं खोल सकते, पेपर नहीं दे सकते, स्कूल में नहीं जा सकते, हाजिरी नहीं लगा सकते, तनख्वाह नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, राशन नहीं मिलेगा, बस में चढ़ेगा तो उतार दिए जाओगे, मंडी से सामान नहीं खरीद सकते। आपके काम, आपके पेट को इन्होंने कंट्रोल कर लिया, और उस वक्त आपको मजबूरी में लगाने पड़े थे। ऐसे ही अगली बार जब ये आपको कंट्रोल करेंगे तो ये कहेंगे अगर अगली डोज नहीं लगवाई तो आपका आधार बैन कर देंगे। आधार बैन तो बैंक बंद, गैस बंद, पानी बंद, बिजली बंद। आप गांव में हिसाब लगाओ, किसी गांव के पास अपना कुआं और अपना जोहड़, अपना तालाब, अपना नलका नहीं है भाई। सब कुछ कंट्रोल में प्राइवेट कंपनियों के जा चुका है। यानी कहने का मतलब सरकार ने सिर्फ पानी और बिजली बंद करना है, आपका सब हिल जाएगा। तो आपको अंदर गोटे क्या, आप जो कहेंगे, आप तो जैसे कहोगे वैसे चलोगे भैया। जिसके हाथ में रोटी और पानी है ना वही कंट्रोल करता है, और रोटी पानी को कंट्रोल करने का ये खेल चला हुआ है। इस खेल से गांव को बचना होगा, अपना बीज बचाना होगा, खेत के असली बीज, डंगरों के असली बीज और आदमी का असली बीज बचाना होगा। ये असली बीज बचाए बिना आप इस लड़ाई को नहीं जीत सकते, और इसको जीतेगा गांव, और ये गांव से जीती जाएगी, आपकी रसोई और आपके खेत से जीती जाएगी, क्योंकि ये गांव से बना है देश। अगर देश बचाना है तो गांव बचाना पड़ेगा, और ये लोग गांव को शहरों की तर्ज पर बर्बाद करने पर लगे हैं, जिसको देखकर थोड़ी चिंता दिल में आती है। लेकिन जनता सरकार मोर्चा दिन रात लोगों को जगाने में लगा हुआ है, हम लगे ही रहे। जो ये दर्शक इस वीडियो में देखने लग रहा हो, जेएसएम तो जुड़ना चाहो तो क्या प्रोसेस है? 9518170000 पर आपको कॉल करनी है, मिस कॉल हो जाएगी। मिस कॉल नहीं होती है, आजकल नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे पास उसके वो फीस जमा नहीं कराई थी, 18-20 हज़ार रुपये देने थे, अभी अकाउंट में पैसे नहीं थे। तो वो 2-3 दिन में हम जमा करा देंगे। लेकिन तब तक आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, 0 लगा के सेव करो, 09518170000। इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए कि हमको जेएसएम से जुड़ना है, और जब हम फेसबुक वगैरह पे आपके ज़िले का जो जनता सरकार मोर्चा का पेज है उस पे जब हम डालेंगे कि हमारी अगली ट्रेनिंग फलानी जगह पर है, तो आप उस ट्रेनिंग में आ सकते हैं। चलो डॉक्टर साहब, इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और राजनीति थी लेके जो भी आपके मन में मतलब कि डाउट थे, शायद में सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कुछ रह गया तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सको। अरे डॉक्टर साहब की बात से कितने सहमत हो, और कितने साथी जो है जनता सरकार मोर्चा दी ज्वाइन करना चाहो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो। इतने इस वीडियो ने शेयर कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद भाई।